सुप्रभात प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। कल आपके घरों में भी पूजा आराधना हुई होगी, जीवत पुत्री का व्रत की। आप सबको इस बहुत ही पवित्र पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने भी पूजा की होगी और स्वादिष्ट प्रसाद खाया होगा। चलिए, आज मैं हिंदी जगत के, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानंदन पंत की इन पंक्तियों के साथ आज के पाठ को जोड़ते हुए पाठ 9 बादल शुरू करने जा रही हूँ। पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। पकड़वारी की धार, अभी मैं इसके भावार्थ को भी समझाऊंगी। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ सब मुझे घेर कर गाओ सावन, सावन की गीत। इंद्रधनुष के झूले में झूले सब मिलजन, फिर आए जीवन में, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर वारी माने जल और धार माने धारा। जल की धारा में कवि का मन झूल रहा है। कवि की कल्पना देखिए, जैसे आप भी कभी गिरते हुए बारिश के पानी को देखते होंगे तो आपका भी मन करता होगा कि ये जो अविरल धारा बह रही है ऊपर से, जब तेज बारिश होती है, उसको पकड़ करके झूलने का मन कभी ऐसा करता है क्या? कभी करिएगा मत। ये तो एक कल्पना मात्र है कि कभी उसमें झूले की कल्पना कर रहा है बारिश के पानी में। और क्या कहते हैं कवि कि आओ मुझे घेर कर गाओ संबिल सावन। सब मुझे घेर कर सावन के गीत, कजरी वगैरह सावन में गाया जाता है ना, कजरी एक गीत होता है, उसे गाया जाता है। और साथ में क्या कहते हैं, इंद्रधनुष निकलता है ना बारिश के मौसम में, आप लोग देखते होंगे, ठीक है, 7 रंगों का इंद्रधनुष। और उस इंद्रधनुष को देखकर बच्चे और हम सब खुश होते हैं। आसमान में जो निकलता है बारिश के तुरंत बाद, कई बार निकलता है, कई बार नहीं निकलता है, बादल गिरे रहते तो नहीं दिखता है। तो इंद्रधनुष के झूले में झूले सब मिलजुल, और उस इंद्रधनुष को कभी झूले की कल्पना करता है कि पानी की बूंदों में इंद्रधनुष रूपी झूला पड़ा है, उसमें हम सब मिल करके झूला झूले। और क्या कहते हैं कवि अंतिम पंक्तियों में, क्या कहते हैं कि फिर आए, फिर माने बार बार आए, फिर आए माने बार बार आए हम सबके जीवन में यह सावन मन भावन। मन भावन माने मन को सुकून, खुशी, प्रसन्नता देने वाला। प्यारे बच्चों, इन्हीं पंक्तियों से हम लोग अपने पाठ 9 बादल को जोड़ते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। सब अपनी भाषा माधुरी सामने रख लीजिए और पाठ को पढ़िए। पहले पाठ को मेरे साथ साथ लयबद्ध उच्चारण कीजिए और फिर पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ समझिए। बादल को हम लोग मेघ भी कहते हैं, ठीक है, घन भी कहते हैं, घन, मेघ और नीरद, ठीक है, जलद, जो जल दे वो जलद, जो नीर दे नीरद। नीर माने पानी, जल माने पानी, ठीक है। तो बादल, फिर आगे उमड़े, घुमड़े, पपीहा, हिंडोले, मुस्काए। पपीहा एक पक्षी का नाम है, और हिंडोले माने झूले, और मुस्काए माने मुस्कुराए। घुमड़े घुमड़े माने इधर उधर छाए। सावन आया उमड़े बादल, सावन का महीना आ गया है और बादल इधर उधर उमड़ रहे हैं, इधर उधर छा रहे हैं। आसमान में घुमड़े बादल, आसमान में बादल छाए हुए हैं, इधर उधर उमड़ घुमड़ रहे हैं या छा रहे हैं। ढमढम ढोल बजाए बादल, ऐसा प्रतीत हो रहा है आसमान में बादलों की गर्जना को सुन करके, जैसे आसमान में बादल ढमढम का शोर बजा रहे, ढमढम का ढोल बजा रहे हैं। बरखा राग सुनाए बादल, और ढमढम का ढोल बजाते हुए ये बादल मानो बरखा गीत सुना रहे हैं। जैसा यहाँ भी कवि ने कहा था, आओ
सब मुझे घेर कर गाओ सावन, बरखा का गीत या सावन का गीत। बरखा माने बारिश, ठीक है। तो सावन का गीत, बरखा का गीत, कजरी वगैरह, ये सब सावन के महीने में जो गाते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही गीत बादल ढमढम के ढोल के साथ गा रहे हैं। नीले बादल, काले बादल, और आसमान में कैसे कैसे रंग के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। नीले बादल तो होते ही हैं हमेशा से, उनपे काले बादल छा रहे हैं, कभी भूरे बादल छा रहे हैं, कभी आप देखते होंगे स्लेटी कलर के बादल छा जाते हैं, कभी काले हो जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा सा दिन में हो जाता है, कभी भूरे भूरे बादल छा जाते हैं। तो कैसे नीले बादल, काले बादल, उमड़ घुमड़ कर आए बादल, इधर उधर चारों दिशाओं में घूमते उमड़ घुमड़ कर छा जाने वाले ये बादल हैं। धरती की तपन बुझाए बादल, गर्मी के तुरंत बाद, गर्मी की ऋतु के तुरंत बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तो गर्मी के कारण पूरी पृथ्वी, हर मनुष्य बिल्कुल तपन, बहुत गर्मी महसूस करता है, और उस तपन और गर्मी को शांत करने के लिए ये बादल आते हैं वर्षा ऋतु में। और पहाड़ों से जा टकराए बादल, पहाड़ों से, पर्वतों से टकराकर ये बादल बारिश कराते हैं, और बारिश होती है तो पूरी पृथ्वी की प्यास बुझ जाती है, हर मनुष्य को की गर्मी शांत होती है। चारों तरफ जो बहुत गर्मी पड़ रही होती है उसमें कुछ बदलाव आता है, मौसम ठंडा होता है। कुछ चमचम बिजली चमके, आसमान में जब बादल आते हैं, छाते हैं, तो उनके बीच में बहुत तेज बिजली चमकती है, और बिजली चमकती है तो आवाज, गर्जना होती है, और फिर छमछम बूंदे बरसे, और ऐसा लगता है कि इन बादलों से जो बूंदे बरस रही हैं वो छमछम की आवाज करते हुए बरस रही हैं, जैसे छमछम का मधुर स्वर निकाल रही हैं। ना छमछम बूंदे बरसे, नाचे मोर पपीहा बोले। पपीहा चातक पक्षी है जो पीऊ पीऊ की आवाज निकालता है। तो एक तरफ तो बादलों की आवाज, बारिश की बूंदों से खुश होकर मोर नाचने लगते हैं, और पपीहा पीऊ पीऊ का शोर मचाने लगता है, बोलने लगता है। बागों में है पड़े हिंडोले, और बाग बगीचों में बड़े बड़े आम के पेड़ों, नीम के पेड़ों पर हिंडोले माने झूले पड़ गए हैं, और लोग झूलने लगे हैं। सनसन करती चली हवाएं, और जो हवा है वो कैसे चल रही है, मानो सनसन की आवाज करते हुए चल रही है। हवा के चलने से जैसे चारों ओर वातावरण में सनसन की आवाज हो रही है। पेड़ों ने भी गीत सुनाए, और ऐसा लग रहा है कि पेड़ की पत्तियां जो हवा से इधर उधर हिल रही हैं, झूम रही हैं, वो भी ऐसे लग रहा है जैसे गीत सुना रही हैं। हिरन खरगोश भालू मुस्काए, और जंगल में क्या हाल है, यहाँ तो मनुष्य खुश ही है, बहुत ज्यादा खुश है। डालों पर पंछी खुश हैं, जीव जंतु खुश हैं, और जंगल के जंगली जानवर वो भी बड़े खुश हैं। कौन कौन से जंगली जानवर, हिरन खरगोश भालू मुस्काए। हिरन खरगोश और भालू भी पानी के बरसने से ठंडक को महसूस करते हैं, और तपन को दूर करने वाली इस बारिश का स्वागत करते हैं मुस्कुराकर। आकाश में है बादल छाए, आसमान में बादल छा गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ को गौर से देखा, पढ़ा और जाना, पाठ के अर्थ को भी समझा। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। पाठ के आधार पर वाक्य को पूरे कीजिए। क में रिक्त स्थान आपको भरना है कविता के आधार पर। क्या कविता में था? आसमान में गुमड़े बादल। तो आपको पहले यहाँ पर पहले में क्या, पहले रिक्त स्थान में क्या लिखना है? आसमान। ख, पहाड़ों से जा टकराए बादल। टकराए, दूसरे में खाली जगह क्या बनना है? टकराए। पहाड़ों से जा टकराए बादल। और ग,
ग में क्या है? बागों में है डले हिंडोले। हिंडोले यानी झूले। बागों में है, बाग बगीचों में है डले हिंडोले। और घ उमड़ घुमड़ कर। उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ कर आए बादल। और अंगा में है पेड़ों ने भी गीत सुनाए। पेड़ों ने भी गीत सुनाए। ठीक है। सनसन करती चली हवाएं। अंतिम है च, सनसन करती चली हवाएं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। निर्देश क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न, बादल कब उमड़ते हैं? हालांकि बादल बारिश के मौसम में कभी किसी दिन, कभी दिन भर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। कभी हल्की बूंदाबांदी हो जाती है, कभी झमाझम बारिश होती है, कभी गरज बरस कर छींटे पड़ते हैं। पूरे बारिश के मौसम में ऐसा ही एक माहौल बना रहता है। लेकिन कविता में सावन की बात मुख्य रूप से की गई है। तो आप उत्तर भी पहले प्रश्न का कुछ ऐसे ही दीजिएगा कि बादल कब उमड़ते हैं? सावन में, सावन के महीने में बादल उमड़ते हैं। ख, आसमान में किन किन रंगों के बादल उमड़ते हैं? आसमान में ऐसे तो भूरे, काले, नीले तो होते ही हैं बादल, और स्लेटी, ऐसे अनेक रंगों के बादल दिखाई देते हैं। लेकिन आपको कविता के आधार पर बताना है तो आप लिखेंगे आसमान में नीले और काले बादल उमड़ते हैं। ठीक है। ग, चमचम क्या चमकती है? चमचम बिजली चमकती है। आसमान में चमचम बिजली चमकती है। छ, घ, छमछम क्या बरसती हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि छमछम बारिश की बूंदें बरसती हैं, या बारिश की बूंदें छमछम बरसती हैं। क्या लिखेंगे उत्तर? बारिश की बूंदें छमछम बरसती हैं। और अंगा, बादल के आने पर मोर क्या करते हैं? कौन नाचता है? बादल के आने पर कौन नाचता है? बादल के आने पर मोर नाचते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, जाना है कि बादल की आवाज और छमछम बूंदों से खुश होकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। आप लोगों ने मोर तो जरूर देखा होगा। निश्चित रूप से आप कभी चिड़ियाघर गए होंगे तो वहां मोर को देखा होगा। मोर के कितने सुनहले, कितने सुंदर पंख होते हैं। ऐसे लगता है कि पूरे इंद्रधनुषी रंग उसके पंखों में उतर आए हैं। आप कभी देखे हैं कि कैसे उसमें कितने रंग दिखते हैं उसके पंखों में? मयूर पंख आपके घरों में अगर होंगे तो आप उसमें देखिएगा, बहुत सारे रंग उसमें दिखते हैं, जैसे 7 रंग इंद्रधनुष के उतर आए हैं उसमें। तीसरा, सही शब्दों को मिलाइए। यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं और उन दोनों स्तंभों के सही शब्दों को आपको मिलान करना है, उचित मिलान करना है। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है ढोल। क्या है? ढोल। और सुनाए। ठीक है। दूसरा है राग, छाए। तीसरा है तपन और मुस्काए। और चौथा है बादल और बजाए। और फिर है भालू और बुझाए।
अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। ये दो स्तंभ है, ये क और ये ख। यहाँ पर इन शब्दों को क्रम से नहीं लिखा गया है कि इसके साथ ये मैच हो जाए, आपको कराना है। आप कैसे मैच कराएंगे? जैसे बादल, ढोल, पहला शब्द है ढोल, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, ठीक है। और ढोल को आप किससे जोड़ेंगे? बजाए, ठीक है। ढोल को बजाए से जोड़ेंगे। फिर राग, राग को किससे जोड़ेंगे? सुनाए, ठीक है। और तपन, तपन को कैसे जोड़ेंगे? बुझाएं। और चौथा है बादल, बादल को कैसे जोड़ेंगे? छाए। और पांचवा है भालू, भालू को कैसे जोड़ेंगे? मुस्काए। आप ढोल को बजाए, राग को सुनाए, तपन को बुझाए, बादल को छाए और भालू को मुस्काए, ऐसे उचित मिलान आपने किया। या दो स्तंभ दिए हैं, दोनों स्तंभ के शब्दों को सही, ये सारे संज्ञा शब्द हैं और ये सब क्रिया, इनसे आपको मिलान करना है, ठीक है बच्चों। संज्ञा शब्दों को क्रिया शब्द से, जैसे ढोल बजाए, राग सुनाए, तपन, तपन बुझाए, बादल, बादल छाए, भालू मुस्काए, ठीक है। अब हम अगले आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। सावन के मौसम में आप जो जो करते हैं उसे आप अपने, हम लोग बातचीत करेंगे प्यारे बच्चों। जब मैंने ये पाठ पढ़ाया था तो आप लोगों से इस संबंध में बातचीत हुई थी। आप सब ने मुझे अलग अलग तरह की बातें बताई थी कि सावन के महीने में हम लोग कागज की नाव पानी में बहाते हैं, जो बारिश का पानी होता है। सावन के महीने में हम लोग अनेक तरह के तीज त्योहार मनाते हैं। सावन की पूर्णिमा के दिन हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। और इसके अलावा सावन के महीने में अन्य बहुत सारे पर्व, जैसे बहुत से बच्चों ने कहा था कि श्रावणी, सावन का सोमवार का पूरे सावन में जो रहा जाता है वो व्रत भी मनाया जाता है, नाग पंचमी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारी चीजें मुझे बताई थी। अभी हम लोग सिस्को वेबएक्स पर जुड़ेंगे तो एक बार फिर चर्चा इस विषय में करेंगे। पाठ की समाप्ति के पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी जो कि आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे पानी के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे उदक, जैसे सलिल, जैसे नीर, जैसे अम्बु, जैसे वारी, ऐसे अनेक शब्द होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें यदि द जोड़ दे तो बादल और ज जोड़ दे तो कमल बन जाता है। ये हल्की सी एक छोटी सी चीज है जिसे आप याद रखिए। ये आपके पाठ से भले ही ना जुड़ रहा हो, लेकिन आपको थोड़ा सा एक अलग जानकारी मिल रही है, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर पानी का पर्यायवाची है नीर, जल, ठीक है। अब इसी को यदि आप बादल का पर्यायवाची बनाना होगा तो आपको क्या जोड़ना होगा? नीर में हम क्या जोड़े जो पानी दे? नीरद। और जल में जो जल दे हम क्या जोड़ेंगे? जलद, ठीक है। और इसी को यदि कमल का पर्यायवाची बनाना होगा तो हम क्या जोड़ेंगे?
कमल का बनाना होगा तो हम जोड़ेंगे नीरज और जलज। ठीक है, इस तरह से यहीं पर आप इसको गौर से देखिएगा। नीर जल में अगर हम द जोड़ दिए तो बादल का पर्यायवाची बना। हालांकि मेघ होता है बादल का पर्यायवाची, लेकिन आप इसको नीरद और जलद भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कमल का पर्यायवाची बनाना होगा तो इसी नीर में जब हम ज जोड़ेंगे, जो नीर में जन्म ले, पानी में जन्म ले कमल, और जो जल में जन्म ले कमल, ज माने जन्म लेना। ठीक है, तो ऐसा आपको एक केवल पानी के पर्यायवाची से दो अन्य शब्दों के पर्यायवाची भी याद होगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अभी यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। मैं अभी आपके साथ सिस्को वेबएक्स पर जोड़ती हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।